हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डॉक्टर अंजू राय। अगर मैं आपसे कहूं कि सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सही कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो इस टॉपिक से यानी इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजी वे में कर लेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक बेसिक एक से लेकर के और एडवांस लेवल तक जाऊंगी। इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल मैं सारा डिस्कस करूंगी। इसलिए आप बिल्कुल लास्ट तक लेक्चर को देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एमसीक्यू डिस्कस करूंगी जितना भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड, और जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सूचकांक पे बेसिक क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी। और हम ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करेंगे जो हम ये सोच सकते हैं कि ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि सूचकांक का मतलब क्या होता है। सूचकांक एक विशेष प्रकार का औसत है जिनकी सहायता से किसी दी हुई अवधि में एक चर राशि अथवा आपस में संबद्ध चर राशि के समूहों में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है। ठीक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक एमसीक्यू आपका बन सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सूचकांक को आर्थिक दाब मापी इकोनॉमिक बैरोमीटर अथवा आर्थिक कार्यकलाप का दाब मापी भी कहा जाता है। यानी सूचकांक को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक दाब मापी या इकोनॉमिक बैरोमीटर। जैसे कि भौतिकविद वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अपने इन्वायरमेंट का दाब को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। उसी तरह से जो अर्थशास्त्री होते हैं वो आर्थिक व्यवहार के दाब को मापने के लिए सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं, और उसको मापने के लिए वो जिसका यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक दाब मापी या इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो एक हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। ठीक, ये भी हमारा एक क्या है, एमसीक्यू है। इसके बाद इस नेक्स्ट हम आते हैं, इसका मुख्य प्रयोग व्यवसाय संघ, कंपनियां, सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, बोनस निश्चित करने के लिए यूज करती है। यानी इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इसका यूज हम ट्रेड यूनियंस में कर सकते हैं, व्यवसाय संघ में कर सकते हैं। कंपनियां और सरकार अपने कर्मचारियों को, यानी जब आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कंपनी में काम करते हैं तो जो आपका ईयरली इंक्रीमेंट होता है यानी महंगाई भत्ता जो आपका मिलता है, वो बोनस जो आपको मिलता है, उसके लिए हम अर्थदाब मापी का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए एक वर्ड आता है आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष, यानी बेस ईयर एंड करेंट ईयर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चंस को करने के लिए, इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस को करने के लिए, इंडेक्स नंबर को समझने के लिए हमें ये दो वर्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेस ईयर एंड व्हाट इज करेंट ईयर। यानी आधार वर्ष क्या है, वर्तमान वर्ष क्या है। तो देखिए सूचकांक एक दी हुई अवधि में एक अथवा अधिक चर राशियों को किसी दूसरी अवधि से उस चर राशि अथवा चर राशियों से संबद्ध करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि गोल्ड आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले मतलब 5,000 रुपये तोला उसका रेट था। देखो आज उसका रेट 1,00,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पे हम एक गोल्ड का कंपैरिजन एक पर्टिकुलर ईयर से दूसरे पर्टिकुलर ईयर में कर रहे हैं। तो सूचकांक एक दी हुई अवधि एक अथवा अधिक चर राशि से दी हुई अवधि की उसी चर राशि अथवा चर राशियों से संबद्ध करते हैं। अब आधार वर्ष होता क्या है, बेस ईयर हम किसको लेते हैं, तो जिस वर्ष से हम तुलना करते हैं उसे आधार वर्ष करते हैं। यानी जिस वर्ष से हम कंपैरिजन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, आधार वर्ष, बेस ईयर। इसका सूचकांक सामान्यतः 100 माना जाता है। यहाँ पे एक ये भी एमसीक्यू हमारा हो गया कि इंडेक्स नंबर के लिए सूचकांक सामान्यतः कितना माना जाता है, 100 माना जाता है।
और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से प्रेजेंट किया जाता है, यानी P0 Q0। वर्तमान करेंट ईयर क्या होता है, जिस वर्ष का मूल्यांकन किया जाता है इसे 1 से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे P1 Q1। और करेंट ईयर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 1 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने कहा कि 1995 में गोल्ड था 5,000 रुपये तोला, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा बेस ईयर हो जाएगा। और इस साल हमारा गोल्ड है 1,00,000 रुपये तोला, तो ये हमारा क्या हो गया, करेंट ईयर हो गया। ठीक, अब उदाहरण के लिए यदि वर्ष 2002 को आधार वर्ष का सूचकांक माना जाता है तो 2003 निर्वाह खर्च का सूचकांक 129 रुपये है। इसका अर्थ है कि 2002 में जो वस्तुएं 100 रुपये में मिलती थी, अब 2003 में उसकी जो कीमत हो गई 129 रुपये में मिलेगी, यानी जो हमारे पास जो खर्च हुआ वो 29% की क्या हुई, वृद्धि हो गई। यानी पहले 100 रुपये की चीज़ मिलती थी, अब उस पर रेट 29 रुपये और ज़्यादा बढ़ गया, तो 29% की वृद्धि हो गई। अब टाइप ऑफ इंडेक्स क्या है, सूचकांक के कितने प्रकार होते हैं, तो सामान्यतः जो सूचकांक होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा सूचकांक, मूल्य सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स नंबर। अब दूसरा क्या होता है, परिमाण सूचकांक या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी निर्वाह सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या CPI। आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है और उसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक, तो मूल्य सूचकांक क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, दो दी हुई अवधियों में मूल्य स्तरों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। जैसा कि मैंने यहाँ गोल्ड का एग्जांपल लिया कि गोल्ड पहले 5,000 था 1995 में, और 2025 में गोल्ड का रेट हो गया 1,00,000। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2 ईयर ले रहे हैं, उन 2 ईयर में उनके रेट का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। और कंपैरिजन करने के बाद हमें कितना परिवर्तन हुआ उससे प्राइस इंडेक्स नंबर निकलता है। परिमाण सूचकांक क्या होता है, उत्पादन अथवा खपत में होने वाले परिवर्तन को मापता है। ठीक, पहले उत्पादन इतना होता था और खपत पहले इतना होता था, आज की डेट में इतना हो रहा है और फिर इतना हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या निर्वाह सूचकांक यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज से पहले यानी 10 साल पहले किसी सिटी में रहने पे हमारा जो खर्च आता था, कॉस्ट ऑफ लिविंग था वो 5,000 था। सेम सिटी में 2025 के अंदर 30,000 हमारा पर मंथ खर्च होता है, तो हमारी कॉस्ट लिविंग इसे हम बोलते हैं। समाज में किसी वर्ग के लोगों के विशेष संदर्भ में मूल्य स्तरों में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। अब इसके बाद देखिए निर्वाह खर्च सूचकांक की गणना, यानी हम कैलकुलेशन कैसे इसका करते हैं, निर्वाह सूचकांक को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो निर्वाह खर्च सूचकांक जो है वो परिकलित करने का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख विधि सामुदायिक व्यय विधि अथवा भारतीय सामुदायिक विधि है। इसे आधार वर्ष में उपयोग की गई वस्तुओं की मात्रा को वेट माना जाता है, यानी जो हम आधार वर्ष बेस ईयर लेते हैं, उस बेस ईयर में कितनी क्वांटिटी में हम वस्तु का यूज किए हैं, वस्तुओं की मात्राओं का भार माना जाता है। अब निर्वाह खर्च सूचकांक का फॉर्मूला क्या है, तो निर्वाह खर्च सूचकांक इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपान समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये एक MCQ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाह सूचकांक निकालने का निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है। यहीं पे P0 Q0 को आपस में ऊपर नीचे करके दे देगा और फिर पूछेगा कौन सा ऑप्शन राइट है। अब P0 यहाँ पे क्या है, आधार वर्ष, P0 आधार वर्ष में वस्तु का मूल्य है, Q0 क्या है, आधार वर्ष में उपयोग की गई वस्तु का भार है। Q0 क्या है, वस्तु का भार है। और P1 क्या है, आधार वर्ष में उस वस्तु का मूल्य क्या है। P0 आधार वर्ष में वस्तु का मूल्य, P1 वर्तमान वर्ष में मूल्य और P0 आधार वर्ष में उपयोग की गई वस्तु की मात्रा क्या रही, उसका भार हो गया। अब देखिए आधार वर्ष यानी जिस ईयर से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी वो पहले है, तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जो पहले वाली चीज़ है उसको उसके साथ में सफिक्स क्या आएगा, 0 आएगा। और जो करंट की बात करेगा तो पहले वो बीत चुका है, अब ये नया आया है, तो 0 के बाद ही 1 आता है, तो इसलिए यहाँ पे वर्तमान वर्ष में क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं।
निम्नलिखित आंकड़ों में 1989 को आधार वर्ष मान करके 1992 में निर्वाह खर्च सूचकांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें आधार वर्ष क्या दिया है 1989 को मान करके 1992 का निर्वाह सूचकांक खर्च हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है, वस्तु A B C हमें दिया हुआ है, फिर उपयोग की गई वस्तु की मात्रा A ने 30 उपयोग किया, B ने 20 और C ने 10 और D 2 E 30। फिर आधा उसका उस वर्ष में 89 में मूल्य क्या था, तो P0 जो ये उपयोग की गई, इसको भार क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी यूज हुई है, इतनी क्वांटिटी यूज हुई है, इसलिए इसको हम क्या ये लेते हैं, भार लेते हैं। और P0 उस टाइम पे यानी 1989 में उसका रेट क्या था, तो रेट A के वस्तु का रेट था 8, B का 12, C का 10 और D का 70, E का 5। अब करेंट ईयर में उसका मूल्य क्या है, तो करेंट ईयर में पहले वो 8 था, अब क्या हो गया है 10 हो गया है। B हमारा 12 पहले था, आज की डेट में क्या हो गया 15 हो गया 1992 में। एंड C पहले 10 था, लेकिन आज की डेट में यानी 1992 में कितना हो गया 25 हो गया। D पहले 1989 में 70 था, लेकिन अब क्या हो गया 1992 में 100 हो गया। अब इन सबको हमने ऐड कर लिया, ये रिजल्ट हमारा नहीं, अभी ये आ गया। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P0 Q0 फाइंड आउट करना पड़ता है, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख दिए। ठीक, फिर इसका हमने समेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें P1 और Q0 की ज़रूरत पड़ती है, तो P1 ये वाला टर्म और ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने लिख लिया, फिर इसका समेशन कर लिया, तो समेशन P0 Q0 आ गया, समेशन P1 Q0 आ गया। अब निर्वाह सूचकांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो निर्वाह खर्च सूचकांक इक्वल टू समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। अब दोनों P1 Q0 की वैल्यू क्या है 1245 और P0 Q0 कितना है 870, तो 870 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा आंसर आ गया। तो होप आपको निर्वाह खर्च सूचकांक आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। अब TGT के लिए यहाँ कुछ हमने इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले जो 2026 में वैकेंसी आ रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आप इसको देखने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सांख्यिकी सूचकांक इंडेक्स नंबर को अर्थशास्त्र के संदर्भ में क्या कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में क्या आर्थिक थर्मामीटर कहा जाता है। हमने कहीं लेक्चर में आर्थिक थर्मामीटर का जिक्र नहीं किया है। आर्थिक दाब मापी कहा जाता है, बिल्कुल। इकोनॉमिक बैरोमीटर का हमने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद आर्थिक गति मापी, नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आर्थिक दाब मापी यानी इकोनॉमिक बैरोमीटर। सांख्यिकी सूचकांक में अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो किससे है, आर्थिक दाब मापी से है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय सामुदायिक विधि द्वारा निर्वाह खर्च सूचकांक ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो अभी हमने जस्ट ऊपर क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था P1 Q0 अपॉन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, आधार वर्ष के सूचकांक का मान सामान्यतः कितना माना जाता है, तो अभी हमने कहा था बेस ईयर का सूचकांक मान कितना लेते हैं 100 पे लेते हैं। ठीक, कितने पे लेते हैं 100 पे लेते हैं। सरकार और कंपनियां अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग करता है, थोक मूल्य सूचकांक, नहीं, निर्वाह खर्च सूचकांक, कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताऊंगी, निर्वाह खर्च सूचकांक, परिमाण सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कर्मचारी का, कर्मचारी के महंगाई भत्ता का, यानी कहीं ना कहीं कर्मचारी से रिलेटेड है। तो थोक मूल्य कर्मचारी है तो थोक मूल्य सूचकांक का बात ही नहीं हो सकता है, परिमाण का भी नहीं बात हो सकता है, उद्योग धंधा यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का तो दूर दूर से मतलब कोई नाता नहीं है। और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हमारे कर्मचारियों से रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से आप ऑप्शन देख करके अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप टिक कर सकते हैं। तो अब वैसे
जो सरकार और कंपनियां अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का निर्धारण करती है वो किस पे करती है? निर्वाह खर्च सूचकांक यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पे करती है। अब सूचकांक में सूत्र जो प्रतीक P0 है उसको क्या बोलते हैं? तो P0 का मतलब क्या होता है? वर्तमान वर्ष का वस्तुमूल्य, आधार वर्ष में उपयोग की गई वस्तु की मात्रा, वर्तमान वर्ष में उपयोग की गई वस्तु की मात्रा, आधार वर्ष में उपयोग की गई वस्तु की मात्रा। तो जो P0 होता है वो जिस ईयर का हम आधार लेके चलते हैं उस ईयर के आधार वस्तु का मूल्य होता है, और Q0 जो होता है उस वर्ष का आधार भार होता है, और P1 जो होता है, P1 होता है वो करेंट वर्तमान वर्ष का होता है। ठीक, तो इस तरह से हम ये सारा आपका इंडेक्स नंबर कंप्लीट कर दिए। सूचकांक जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर दिया, सारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड MCQ डिस्कस कर दिया। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कंप्लीट वीडियो को आप 2 बार देखेंगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन 99% चांस है इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर मुझे लगता है कि अभी इस पर और वीडियो मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए तो मैं इन फ्यूचर ज़रूर लेकर वीडियो आऊँगी। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूनिक टॉपिक पे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।